नमस्कार, मैं हूं ए.के. अरुण और आप देख रहे हैं मेरा कार्यक्रम देश का स्वास्थ्य मेरे साथ। पिछले कई महीनों से हम लोग कोरोना संक्रमण की ही बात कर रहे हैं और आज मैं आपसे उसके इलाज, उसके वैक्सीन्स और उसके बनने की प्रक्रिया, उसके पीछे की राजनीति और उससे जुड़ी कुछ बातें करूंगा। और मुझे लगता है कि ये बातें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों से एक तरह से इस वायरस का जो डर है उसके साथ साथ इसकी दवा की भी चर्चा हो रही है। दवा की चर्चा हो रही है, दवा की अलग अलग किस्म से चर्चा हो रही है या वैक्सीन्स की चर्चा हो रही है, लेकिन उस पर कोई स्पष्ट जानकारी खुलकर सामने नहीं आ रही। संचार माध्यमों से जो भी जानकारियां हम लोगों को मिल रही हैं या आम लोगों को मिल रही हैं, उसमें बहुत तरह की भ्रांतियां हैं, बहुत तरह की ऐसी बातें हैं जिस पर फिलहाल विश्वास नहीं किया जा सकता। जैसे अच्छी लगने वाली बात तो ये है कि बहुत जल्दी इसका वैक्सीन्स हमारे सामने आने वाला है, लेकिन इसके पीछे का सच ये है कि वैक्सीन्स की जो पूरी प्रक्रिया होती है, एक अंतर्राष्ट्रीय मानक पर जो वैक्सीन्स या दवा बनने का जो पूरा वैज्ञानिक उसका तौर तरीका होता है, वो समय लेता है। और इस पर मैं इसके पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं इस वैक्सीन्स पर जो कंपनियों के एकाधिकार हैं या कुछ कंपनियां जिन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी रकम वैक्सीन्स के निर्माण के लिए खर्च किया है, एक तरह से इन्वेस्ट किया है, उन कंपनियों के जो उसकी जो मंशा है, आज मैं उस पर बात करने वाला हूँ। खास करके एकाधिकार का जो मामला है वो जैसे ही आता है, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो दौर चल रहा है ये पेटेंट का दौर है। 1990 में जब हमारा जो 1970 का पेटेंट कानून था उसको बदला गया और उसके बाद उसमें जो नए प्रावधान आए, खास करके WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रावधानों के अनुसार, जो आपको याद होगा डंकल ड्राफ्ट था, ऑर्थर डंकल ने एक ड्राफ्ट तैयार किया था और उसी ड्राफ्ट पर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को निर्धारित करने, उसको नियंत्रित करने की पूरी बात थी, पूरी रूपरेखा थी। और उसी में जो वेटन वुड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन सभी संस्थाओं की अचानक से भूमिका बढ़ गई थी। और उस भूमिका में जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, एक तरह से उनको सह मिला था, उनको प्रश्रय मिला था, उनको एक तरह से प्रोटेक्शन मिला था और उन कंपनियों ने धीरे धीरे इस तरह के तमाम तकनीकी चीज़ों पर अपना एकाधिकार जमा लिया था। इसलिए पेटेंट कानूनों में बदलाव किया गया था और उसका लाभ बड़ी कंपनियों को मिला। आज कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज या उससे बचाव के नाम पर जो टीके या दवाई की बात चल रही है, उसमें भी इन कंपनियों का एकाधिकार बहुत खुलकर सामने दिखने लगा है। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी जो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के टीके बनने की जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें 70% या उससे भी ज़्यादा अमीर देशों के कंपनियों के पास टीकों की बात है। इसमें जो सबसे बड़ी ज़रूरी बात है वो ये कि कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में, खास करके हमारे देश में, निम्न मध्यवर्गीय तबका ज़्यादा आ रहा है। जाहिर है कि उसके पास अपने इलाज के लिए एक बहुत बड़ी राशि नहीं है। उसके पास ना तो इंश्योरेंस है, अगर आप देखेंगे तो मेडिक्लेम का जो पूरा दायरा है वो भी बहुत कम आबादी तक ही फैल पाया है। तो उस तरह के अवेयरनेस नहीं होने की वजह से एक बहुत बड़ा वर्ग जो इस तकनीकी चीज़ों को ठीक से नहीं समझता या वो इतना साउंड नहीं है, वो इतनी इस तरह से तैयार नहीं है फाइनेंशियली, उसके ऊपर जो बोझ बढ़ेगा वो बहुत एक अजीब अफरा तफरी का माहौल पैदा कर देगा हमारे देश में। हमारे देश में एक
दवाओं को, खास करके जो ऐसी दवाइयाँ जो बहुत रेयर हैं और महंगी हैं और जिस पर बड़ी कंपनियों का एकाधिकार है, उसके लिए एक मेडिसिन पेटेंट पूल की बात की थी। हालांकि ये कॉन्सेप्ट वर्ल्ड बैंक का है, ये कॉन्सेप्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन का है, लेकिन इसमें देखा यह गया था कि विकासशील देशों को बहुत फ़ायदा होगा और इस मेडिसिन पेटेंट पूल के माध्यम से हम कम पैसे वाले लोगों तक भी, या उन देशों तक जिनके पास बहुत बड़ी राशि खर्च करने के लिए नहीं है, खास करके स्वास्थ्य के नाम पर या स्वास्थ्य में बचाव के नाम पर, वहाँ भी हम दवाइयाँ पहुँचा सकते हैं। ये व्यवस्था वैसे तो 2005 में जब सार्स का संक्रमण था और उस समय एक अफरा तफरी मची थी, तो ये व्यवस्था उस समय बनाई गई थी, लेकिन अब उसकी ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही है। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब ये बात चल रही थी कि जो पेटेंट पूल है, जो स्वैच्छिक पेटेंट पूल की जो बात है, जब ये बात चल निकली, खास करके कोरोना वायरस संक्रमण के संदर्भ में, तब कुछ अमीर देशों ने, मैं मतलब नाम भी ले सकता हूँ कि अमेरिका और यूरोप ने इसका विरोध करना शुरू किया, बल्कि खुलकर अमेरिका ने इसका विरोध करना शुरू किया। अमेरिका के विरोध की वजह ये थी कि अमेरिका की दो बड़ी कंपनियां फाइजर और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, इन दो कंपनियों का एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट कोविड-19 के प्रिवेंशन की दवा के लिए और उसके उपचार की दवा के लिए, यानी कि वैक्सीन्स और कोविड-19 से के उपचार की दवा के लिए, उसमें उनका एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था। जाहिर है कि इन कंपनियों ने इस स्वैच्छिक पेटेंट पूल की व्यवस्था को एक तरह से उसने, बल्कि फाइजर ने तो ये भी कह दिया था कि ये तो बहुत ही खतरनाक व्यवस्था है, यानी कि जो व्यवस्था गरीब देशों को या आम लोगों को सस्ते दर पर दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए सोची जा रही थी, उस व्यवस्था को फाइजर ने खतरनाक बता दिया था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन कंपनियों की मंशा क्या है, इन कंपनियों के इरादे क्या हैं, और पेटेंट के माध्यम से जो बौद्धिक संपदा है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, खास करके दवा बनाने से लेकर दवा के विपणन तक, उसकी मार्केटिंग तक, उसका एक्सक्लूसिव राइट ये कंपनियां अपने पास रखना चाहती हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जिस समय HIV का संक्रमण बहुत तेज था, उस समय भी ये बात चली थी और उस समय कई बड़ी कंपनियां एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन दवाइयाँ बनाने की प्रक्रिया में थी, और ये दवाइयाँ जब बनके तैयार हुई तो कुछ कंपनियों का ही उस पर एकाधिकार था, क्योंकि उनका ही पेटेंट था। उन कंपनियों के तरफ से जो दवाइयाँ बनी थी, उसमें एक व्यक्ति का जो खुराक था, 3 डोजेस का एक कंप्लीट खुराक होता है एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन का, उसकी कीमत उस समय $10,000 बताई गई थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि $10,000 की यह दवा एक आम आदमी तो वहन नहीं कर सकता। और उस समय जिस तरह से HIV रोग का डर था, एक उसकी दहशत थी, उस दहशत में इस दवा को बेच पाना कितना आसान रहा होगा, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मैं करीब 1.5-2 दशक पुरानी बात कह रहा हूँ। ऐसे ही निमोनिया से बचाव का जो टीका है, वो फाइजर नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की दवा कंपनी, जिसका कि मैंने अभी जिक्र किया, वो बनाती है। अब अगर सरकारी सब्सिडी दे दी जाए, सरकारी सब्सिडी आपको पता है वैक्सीन पर बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा, करीब 60-70% सरकार उस पर अपना पैसा लगाती है। इसके बावजूद भी यह दवा इतनी महंगी है, यह टीका इतना महंगा है कि एक आम आदमी इस टीके को नहीं लगा सकता। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो वैक्सीन का जो पूरा कारोबार है, वैक्सीन का जो उसकी जो पूरी राजनीति है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मुनाफा है, और उस मुनाफे की लड़ाई इस समय अमीर देश के उन बड़ी कंपनियों के बीच में चल रही है। वो चाहते हैं कि उनका ही एकाधिकार हो, उस मुनाफे में कोई और दूसरी कंपनी सेंध न लगा सके। मैं एक छोटी सी बात यहाँ और शेयर करना चाहता हूँ। अभी हाल में जब कोरोना वायरस संक्रमण बहुत तेज़ी से फैला और पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया, तो उस समय कई ऐसे वैज्ञानिक जो मानवीय सोच के हैं, जिनकी
विचारधारा समाजवादी है, जो लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए सोचते हैं, उनका कंपनियों के मुनाफे से कोई लेना देना नहीं होता, उन लोगों ने मिलकर मुक्त कोविड घोषणा पत्र यानी मुक्त कोविड एक प्रतिज्ञा की कि हम लोग कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए, इंसानों को बचाने के लिए हम लोग एक मानवीय सोच से काम करेंगे। अब ये जो समाजवादी चिकित्सकों का, समाजवादी सोच के जनवादी डॉक्टरों का जो यह प्रयास था, उसको देखकर कंपनियों में काफ़ी मतलब तीखी प्रतिक्रिया हुई और उन लोगों ने बल्कि ऐसा भी कहा जाता है कि कई जो कंपनियों के बयान आए, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो इस प्रयास को लेकर जो उनके स्टेटमेंट्स आए, उसमें इसकी आलोचना थी कि यह एक तकनीकी मामला है, इसको आप मानवीय और इस तरह से ह्यूमन एंगल देकर आप इसको बहुत सहज सरल करके दिखाना चाहते हैं, जो ठीक नहीं है। दरअसल ये तकनीकी मामला है और इस तकनीकी बात पर उन कंपनियों का ही एक अधिकार है जो कंपनियां इसके दवा के निर्माण में या इसके वैक्सीन के निर्माण में लगी हैं। अब मित्रों, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है, ये बहुत बड़े पूंजी का मामला है। इस पूरे प्रयास में 7.4 अरब डॉलर का निवेश है। कुछ कंपनियां जिन्होंने इसमें पैसे लगाए हैं, पूल बनाकर इन कंपनियों ने डोनर्स पूल बनाए, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसको उन लोगों ने डोनर्स का नाम दिया है। वो इन्वेस्टर्स के पैसे लगाकर इस तरह का एक पूल बनाया, तो जाहिर है कि 7.5 अरब डॉलर का जहां इन्वेस्टमेंट हो, जहां पर पूरे वैक्सीन्स के निर्माण की प्रक्रिया में इतना बड़ा पैसा लगा हो, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके पीछे का खेल कितना बड़ा होगा और उस वैक्सीन तक आम आदमी की पहुंच कैसे होगी, ये आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं है। मैं यहाँ एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आम तौर पर बीमारी का जो डर है वो बहुत बड़ा फैक्टर है और उस डर को बनाए रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे WHO है, वो भी बीमारी के डर को बनाए हुए है। आप देखिए कि उसी डर का नतीजा है कि पूरी दुनिया लॉकडाउन में गई, उसी डर का नतीजा है कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी कई देशों में अनलॉक हो गया है, उसके बावजूद भी लोग काम पे नहीं जा रहे हैं, उसके बावजूद भी फैक्ट्रियाँ नहीं खुल रही हैं, उसके बावजूद भी लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहे हैं। यानी कि एक तरह से उस लॉकडाउन का इफेक्ट बहुत लंबा चल रहा है, लॉकडाउन खुल जाने के बाद भी। तो ये जो दहशत है, ये जो डर है जिसको कि कंपनियों ने कायम किया था सरकारों के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से, वो डर काम कर रहा है और उसी डर के आड़ में ये कंपनियां ये दवाइयां बना रही हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी बात कह के अपनी बात ख़त्म करूंगा। ये जो डर पैदा किया गया है, उस डर के पीछे सरकारों को, बल्कि उस डर से लोगों को और ज़्यादा डराने के लिए सरकारों को इस्तेमाल किया जा रहा है अलग अलग देशों में। हमारे देश में भी हमारी सरकारों ने जो आपदा महामारी एक्ट है उसका इस्तेमाल करके, या जो आपदा प्रबंधन एक्ट है उसका इस्तेमाल करके बखूबी उन्हीं बातों को, उन्हीं डर को और जनता में फैलाने का काम किया है। जैसे आप देखेंगे कि मृत्यु दर पर तमाम तरह के वक्तव्य इन कंपनियों के या इन संस्थाओं के बदलते रहते हैं। कभी मृत्यु दर कुछ बताया गया, कभी कुछ बताया गया, कभी कुछ बताया गया। आज की भी तारीख में एक बड़े पैमाने पे जो इस बीमारी से मौत हो रही थी, उसके बारे में चीज़ें बहुत साफ हो गई हैं कि ये कोमॉर्बिडिटी की वजह से ये मौत हो रही है और उसकी वजह दूसरी बीमारियां हैं, न कि सीधे सीधे कोरोना का संक्रमण है। तो एक और बिंदु को मैं छू के अपनी बात खत्म करूंगा, हालांकि समय बहुत निकल चुका है। वो है कि लॉकडाउन के बाद से जो एक नए किस्म की अर्थव्यवस्था, एक नए किस्म की वैश्विक अर्थव्यवस्था हमारे सामने दिख रही है, उस वैश्विक अर्थव्यवस्था में डाटा का बहुत महत्व है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा है, जो मोबाइल के डाटा हैं, जो आपके कंप्यूटर के डाटा हैं, उनका बहुत महत्व बढ़ गया है और वह कंपनियां जिनके पास ज़्यादा लोगों का डेटा है, वो कंपनियां इसमें एक विन विन सिचुएशंस में हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि इंटरेक्टिव डाटा कॉरपोरेशन का एक आंकड़ा है कि 2016 में जो डाटा का कारोबार था वो 130.1 अरब डॉलर का था।
यह बढ़कर 2020 तक 203 अरब डॉलर हो गया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो कोरोना काल चला, जिसमें कि लॉकडाउन रहा, इस पूरे लॉकडाउन के प्रक्रिया में भी डेटा का जो धंधा था वो बहुत तेज़ी से, बल्कि 200 से 300% बढ़ा। लोग डेटा के सहारे पढ़ाई भी होने लगी, बिजनेस भी होने लगा, लोगों के मनोरंजन भी होने लगे, ये सारा का सारा चीज़ डेटा के माध्यम से होने लगा। अब इसमें एक जो बहुत ही अहम कंपनी है उसके बारे में आप जान लें। हिंदुस्तान में सभी कंपनियां घाटे में चल रही होंगी, लेकिन एक और एक कंपनी है जो बहुत मुनाफे में है, और उस कंपनी का नाम है रिलायंस। रिलायंस के लगभग ये वाला जो खास करके डेटा से संबंधित जो उसका कारोबार है, जो रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से करते हैं, या उनकी जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री RIS, ये अकेली ऐसी कंपनी है जो पिछले 2-3 महीनों में अपने कारोबार को इतना बढ़ा लिया कि वो टॉप 10 कंपनियों में आ गई, फॉर्चून टॉप 10 कंपनियों में उसका नाम आ गया, और उसके धंधे में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। बल्कि अभी AGM में रिलायंस की बोर्ड मेंबर नीता अंबानी ने एक बात कही थी कि आने वाले समय में लोग हमें याद करेंगे, जब वैक्सीन्स बन के आ जाएगा तो लोग जियो के डेटा को याद करेंगे, और जियो का डेटा ही उस वैक्सीन्स को लोगों तक पहुंचाएगा। अब वो कैसे पहुंचाएगा, वो उसके पीछे क्या होगा, उसका जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है रिलायंस का, नीता अंबानी उधर इशारा कर रही थी। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इस्तेमाल है वो आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक संस्था बनी है जिसका नाम है गावी। गावी का होता है पूरा फॉर्म ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन, और इस गावी की फाउंडर मेंबर हैं बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स। तो इन लोगों ने मिलकर, जो खास करके माइक्रोसॉफ्ट से जिनका जुड़ाव था, 2-3 कंपनियां इसमें बहुत अहम रोल में थी, रॉकफेलर फाउंडेशन, माइक्रोसॉफ्ट तथा गावी, जो इन लोगों के आपसी सहयोग से बनी। इन लोगों ने मिलकर, इन कंपनियों ने मिलकर एक पूरी की पूरी रूपरेखा बनाई है, और इन लोगों ने एक इलेक्ट्रॉनिक ID प्रोग्राम डेवलप कर लिया है जिसको ID 2020 का नाम दिया गया है। और ये ID 2020 जो है ये एक डिजिटल पहचान के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा, और इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। भारत में ये पूरी जिम्मेवारी रिलायंस को मिली है, और ऐसे ही अलग अलग देश में गावी के अलग अलग पार्टनर्स हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो खेल है इसमें कुछ कंपनियां तो मालामाल हो रही हैं, लेकिन एक बहुत बड़े पैमाने पे जो आर्थिक गतिविधियां ठप हुई हैं, लोगों का सेहत के नाम पर, लोगों का कोरोना संक्रमण के नाम पर जो एक उनके अंदर डर आया, उनका जो काम रुका है, उसकी वजह से वो तो बैकफुट पे हैं, लेकिन ये जो 1-2 कंपनी है वो बहुत आगे चल रही है। तो मैं जो अपनी बात कह रहा था आपसे कि उन कंपनियों का जिनके पास सूचना है, जिनके पास जानकारी है, और जो कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के वैक्सीन या दवाई के जानकारी को खरीद कर अपने पास रख चुके हैं, जिस पर उनका एकाधिकार है, ये सब फ़ायदा उनको मिलने वाला है। और उस फ़ायदे से कंपनियां तो मालामाल होंगी ही, लेकिन आम लोगों की जेबें ढीली होंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी बड़े पैमाने पर दहशत व्याप्त हो जाता है समाज में, तो लोग उस दहशत से बाहर निकलने के लिए अपनी जेबें ढीली करते हैं। तो आने वाले समय में हम समाधान के रूप में हम यही देख सकते हैं कि हमें खास करके वैक्सीन्स, दवाएं, और हाँ, एक और चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि आप ये मत मानिए कि ये वैक्सीन्स जो बहुत जल्दी लॉन्च कर दी जाएंगी वो मुकम्मल वैक्सीन होगी। सबसे पहला वैक्सीन्स रसिया की तरफ से लॉन्च हो रहा है, और वो वैक्सीन्स जो उसको बनाने वाली संस्था है, उनका कहना है कि ये 2 साल तक प्रभावी रहेगी। तो जाहिर है कि एक बहुत ही मुकम्मल तरीके से बनाई गई वैक्सीन्स की मियाद 2 साल है, तो बाकी वैक्सीन्स कोई 6 महीने, कोई साल भर की मियाद वाली होंगी, यानी कि आपको हर साल उस वैक्सीन को लगवाना पड़ेगा अगर आपको उस रोग से बचना है। तो ये सारी जो बारीकियां हैं, इसको समझे बगैर हम कोरोना संक्रमण के उपचार या कोरोना संक्रमण से बचाव की बात नहीं सोच सकते। मुझे लगता है विषय बहुत बड़ा है। अगले हफ्ते भी जब मैं आपसे मिलूंगा और इस जानकारी को और तफसील से आपके सामने रखने की अगर ज़रूरत होगी तो मैं रखना चाहूँगा, और आपसे मैं बातें करता रहूँगा। मेरा आपसे निवेदन है कि हम एक पारंपरिक
प्राकृतिक जीवन शैली की बात करें जिसमें वायरस के साथ हम को एग्जिस्टेंस रखें, वायरस भी रहे, वायरस मेरा नुकसान नहीं पहुंचाए और हम वायरस को ज़्यादा परेशान नहीं करें ताकि वायरस अपना स्वरूप न बदले। तो ये जो को एग्जिस्टेंस का सिद्धांत है, मुझे लगता है कि हर काल में, हर समय में प्रभावी होगा अगर हम उस समझ से इन वायरसेस के साथ अपनी ज़िंदगी को जोड़ने की कोशिश करें। मित्रों, बहुत बातें हैं लेकिन समय की सीमा में इन सारी बातों को एक साथ करना संभव नहीं है। अगले हफ्ते हम जब आपसे मिलेंगे तो और भी नए तरीके से अपनी इस बात को आपके साथ रखने की कोशिश करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि अपना ख्याल रखिए। सोशल जो नॉर्म्स हैं, 3 नॉर्म्स हैं, डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मुंह को ढक के रखना और भीड़ भाड़ में जाने से बचना, और बाहर से जब आप घर लौटें तो अपने हाथ को बढ़िया से साबुन से धोना। इन सारी चीज़ों का पालन करके आप कोरोना वायरस संक्रमण से बच सकते हैं। अपने शरीर की दूसरी बीमारियों का भी ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।